हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। माई सेल्फ सी अदिति त्यागी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर की आगे की थ्योरी। लास्ट पार्ट में हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले पार्ट तक पढ़ लिया था। आई होप आप लोगों को लास्ट पार्ट में जितनी सारी चीज़ें मैंने समझाई वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन केस आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी क्वेश्चन में डाउट है, तो टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे मुझसे डाउट क्लियर करवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की डिस्कशन विद द टॉपिक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक बात बता दी थी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, द ऑब्जेक्टिव शुड बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। राइट, ये डिस्कशन हमारी हो चुकी थी। अब ये जो वेल्थ क्रिएशन है या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, दिस वेल्थ बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जब आप बोलते हो कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, वो क्या है, ऑनर है ऑफ द कंपनी, तो आपको जो मेहनत करनी है, यानी जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको जो भी मेहनत करनी है, जो उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो क्लियरली क्या होना चाहिए कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए। और उनके लिए बेनिफिट क्या होगा कि जो उनका शेयर है, ठीक है, उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू मार्केट में इंक्रीज़ होती जाए। ठीक है ना। क्या होता है, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो शेयर की वैल्यू है, ठीक है, कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, दैट इज़ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, लास्ट पार्ट में ऑलरेडी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके थे कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे ऑनर हैं, राइट, कंपनी के, उनका सारा का सारा पैसा स्टेक पे है। राइट, तो एक्चुअली में जो मतलब कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या कंपनी जो ऑपरेट कर रही है, उसका सारा का सारा जो बेनिफिट है वो क्या होना चाहिए, किसको होना चाहिए, ऑनर्स को होना चाहिए। राइट, उनका पैसा लगा हुआ है आपकी कंपनी में, राइट, वो ऑनर हैं, उनका पूरा पैसा स्टेक पे है, क्योंकि अगर कंपनी डूबती है तो सबसे पहले उनका पैसा लौटाने के लिए असेट नहीं बेचे जाएंगे। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को पैसे दिए जाएंगे, गवर्नमेंट को पैसे दिए जाएंगे, जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्लियर किया जाएगा, rather than paying the money from the selling of the asset to the shareholders। ठीक है, उनको तो कब मिलेगी प्रेफरेंस, बिल्कुल लास्ट में। राइट, तो जब तक कंपनी ऑपरेट कर रही है एटलीस्ट तब तक तो जितना भी रिटर्न मिल रहा है दैट मस्ट बिलोंग टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ दी कंपनी। ठीक है, तो क्या बोला इसमें इन्होंने कि जो फाइनेंशियल मैनेजर है उनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, वेल्थ का मतलब क्या होता है क्लियरली, वैसे अगर आप देखोगे वेल्थ का मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनीज कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक, स्टॉक मीन्स शेयर, शेयर की मार्केट वैल्यू इज़ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। पॉइंट इज़ कि इन्होंने यहाँ पे वेल्थ के बारे में कुछ लिखा हुआ है विच सेज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्या मतलब होता है, देखो, जब आप कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या सोच के इन्वेस्ट करोगे, आप क्या देखोगे कि अगर मैंने आज ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, तो आगे आने वाले 5 सालों में मेरी सेल्स, मान लीजिए मैं सेल्स, अभी फ़िलहाल सेल्स वर्ड यूज़ कर रही हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए, बाद में मैं ये सेल वर्ड को इंटरचेंज कर दूँगी विद सम अदर वर्ड। तो आप अभी फ़िलहाल के लिए मान के चलो कि आपकी सेल कुछ होगी 1 CR की एवरी ईयर। ठीक है, बट इस सेल को करने के लिए कुछ ना कुछ आपकी कॉस्ट भी जाएगी। ठीक है ना, चलिए वो कॉस्ट को भी हमने माइनस कर दिया। ठीक है, मान लीजिए वो कॉस्ट हमारी जा रही है 20 lakhs एवरी ईयर। ठीक है, 20 lakhs एवरी ईयर, या फिर ऐसा मान लो कि फर्स्ट ईयर में 20 लाख और उसके बाद आपको कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही
आपको 2 करोड़ रुपीज़ आज की डेट में देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर इस प्रोजेक्ट को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो 0 टाइम पीरियड पे, यानी कि आज टुडे यू हैव टू पे 2 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये आज की इन्वेस्टमेंट के बदले में जो मुझे आगे आने वाले टाइम में फ़ायदा हो रहा है, क्या वो इस आज की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है या आज की इन्वेस्टमेंट से कम है। अगर ये जो सारा हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, ये जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो रहा है, अगर ये आज की वैल्यू जो हम पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कॉस्ट से ज़्यादा अगर आपको आगे आने वाले टाइम में बेनिफिट हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, राइट। क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि मैं जब इस प्रोजेक्ट में आज इन्वेस्ट कर रही हूँ 2 करोड़ रुपीज़, तो मुझे आगे आने वाले टाइम में जो भी बेनिफिट मिल रहा है दैट इज़ मोर देन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, अगर इसका उल्टा मान के चल लो कि अगर आगे आने वाले टाइम पीरियड में जो आपको बेनिफिट हो रहा है, अगर हम उसे कंपेयर कर रहे हैं विद आज की इन्वेस्टमेंट, और हमें लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है, आगे आने वाले टाइम में इतना फ़ायदा हमें नहीं देगा, ये 2 करोड़ रुपीज़ का भी बेनिफिट हमें आगे आने वाले टाइम में नहीं होगा, तो आप इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहोगे, इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, इस प्रोजेक्ट को आप इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहोगे, राइट। अब पॉइंट क्या है, आपने किया क्या, आपने बेनिफिट में से कॉस्ट हटा के देखा कि क्या आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये देखा ना आपने। आपने क्या किया, इस बेनिफिट में से ये कॉस्ट को हटाया और आपने देखा कि क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। तो जो नेट आपका बेनिफिट है वो नेट बेनिफिट ही है, नेट लॉस तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर बेनिफिट ज़्यादा होगा कॉस्ट से तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि प्रॉफिट है। और अगर बेनिफिट का अमाउंट कम होगा, कॉस्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, विच मीन्स लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब पॉइंट क्या है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट आपको करनी है आज, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के बदले जो ये बेनिफिट हो रहा है, ये बेनिफिट आपको हो रहा है आगे आने वाले 5 सालों में। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना वो आपको कह रहा है कि आज आप मुझे 2 करोड़ रुपीज़ दो, ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करो, और आज ही मैं आपको शाम तक 3 करोड़ रुपए देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लियरली आप देख लोगे 1 करोड़ का आपको बेनिफिट हो रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल ले लो, मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं है इन पैसों की, आप रखो, 3 करोड़ रुपये मुझे शाम को दे देना, राइट। पॉइंट इज़ कि ये आज ही बेनिफिट हमें नहीं हो रहा है, हमें बेनिफिट हो रहा है आगे आने वाले 5 सालों में, विच क्लियरली मीन्स कि पैरिटी पे अमाउंट है ही नहीं। पैरिटी मीन्स इक्वालिटी पे नहीं है अमाउंट। कंपेयर कैसे करोगे आप, ये आज के 2 करोड़ रुपीज़ को कंपेयर कर रहे हो एक ऐसे अमाउंट से जो कि पैरिटी पे है ही नहीं, ये आज पे करना है। जो रिसीव हो रहे हैं अमाउंट्स, वो अमाउंट्स रिसीव हो रहे हैं आगे आने वाले 5 सालों में। ठीक है, तो आप इसे ऐसे अमाउंट से कैसे कंपेयर कर सकते हो जो कि आगे आने वाले टाइम पे आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं। देखो, अगर आज आपको 10 रुपीज़ किसी को देने पड़े और वो बोले कि मैं आपको 1 साल बाद 12 रुपीज़ दूंगा, ठीक है, तो क्या आप ये सोचोगे कि 2 रुपये का फ़ायदा हो गया मुझे? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि ये 10 रुपीज़ अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते तो भी आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिलता। ठीक है, यानी कि ये जो पैसे हैं, ये जो 10 रुपीज़ हैं, इसे मैं ये 12 रुपीज़ जो कि मुझे 1 साल बाद मिलेंगे, इससे डायरेक्टली कंपेयर करके ये नहीं बोल सकती कि मुझे 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10% का। ठीक है, यानी कि अगर ये 10 रुपीज़ मैं इस पर्सन को नहीं भी देती, ठीक है, तो भी मैं ये पैसे अगर बैंक में इन्वेस्ट कर देती तो मुझे ये 10% का इंटरेस्ट मिलता, राइट। यानी कि मेरे ये 10 रुपीज़ आफ्टर दी 1 ईयर 11 रुपीज़ बन जाते हैं, राइट। मेरे क्या ये जो 10 रुपीज़ हैं, अगर ये मैं उस सामने वाले पर्सन को नहीं देती जो कि मुझे इसके बदले 1 साल बाद 12 रुपये दे रहा है, मैं इसे बैंक में भी इन्वेस्ट कर देती अगर, तो भी मुझे इंटरेस्ट रिसीव होता 1 रुपीज़ का,
और मेरे ये 10 रुपये कितने बन जाते, 11 रुपीज़ बन जाते, राइट। अब आप कंपेयर करो कि बैंक में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही है या फिर इस पर्सन को पैसे देना ज़्यादा सही है। अब आप देखो, अब आपको बेनिफिट हो रहा है ऑफ 1 रुपीज़ विच इज़ द करेक्ट अमाउंट ऑफ द बेनिफिट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये अमाउंट्स पैरिटी पे हैं, ये भी 1 साल बाद रिसीव होगा और ये भी 1 साल बाद रिसीव होगा। नाउ दे आर ऑन पैरिटी, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नथिंग बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो पैसा आइडल पड़ा है, अगर आप उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे हो तो भी उसकी आज की वैल्यू कुछ और है और आगे आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। कुछ भी बोल लो। तो पॉइंट क्या है कि अगर आप अब इसे कंपेयर कर रहे हो इस 12 रुपीज़ को 11 रुपीज़ से, नाउ द बेनिफिट ऑफ 1 रुपीज़ इज़ द करेक्ट अमाउंट ऑफ बेनिफिट दैट यू विल get when you will pay this amount to the person who will provide you rupees 12 after the 1 year, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, यहाँ पे जब आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो 2 करोड़ रुपीज़, आपको पैसे रिसीव होंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, लेकिन आप इसे कंपेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते, मान लो यहाँ पे कॉस्ट हो ही नहीं रही, ठीक है, सिर्फ हर आगे आने वाले साल में से 1 करोड़ रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 2 करोड़ की कॉस्ट है, 5 करोड़ रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं इस 2 करोड़ की कॉस्ट के बदले, यानी इस इन्वेस्टमेंट के बदले, तो हमारा क्लियरली फ़ायदा हो रहा है ऑफ 3 करोड़ रुपीज़। आप ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। ये बात आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम की भी एक चीज़ होती है, जिसकी वजह से आप जो ज़ीरो डे पे अमाउंट पे कर रहे हो, जो कॉस्ट इनकर कर रहे हो, आप उसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते विद द आउटकम दैट विल बी इनकर्ड आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, इस अमाउंट को और ये जो 5 करोड़ रुपीज़ हैं, इन्हें लाना है पैरिटी पे, ठीक है, इन्हें बराबर लेके आना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इस 10 को 11 बनाया था, राइट। इस 10 को, इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट शो करने के लिए इस 10 को हमने 11 बनाया था, यानी कि इस 10 की फ्यूचर वैल्यू निकाली थी, राइट। पॉइंट क्या है कि अब आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कंपेयर करने के, या तो आप इस जो ज़ीरो पीरियड वाली वैल्यू है इसको फ्यूचर में पहुंचा दो, ठीक है, या फिर ये जो आपको अमाउंट्स रिसीव हो रहे हैं आफ्टर एवरी ईयर, ठीक है, आप इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो ज़ीरो पीरियड पे। या तो आप क्या कर सकते हो, इस 12 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देख लो और कंपेयर कर लो कि कितना बेनिफिट आ रहा है। एक ऑप्शन आपके पास ये है। या फिर आपने क्या किया, इस 10 की फ्यूचर वैल्यू निकाल के 12 से कंपेयर कर लिया, राइट। देखो, जब आपको उस पर्सन ने कहा था कि मैं आपको 10 के बदले 12 रुपीज़ दूंगा, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इस 10 को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कर लो और इस 12 से कंपेयर कर लो, या फिर आप इस 12 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और 10 से कंपेयर कर लो। बेनिफिट है या लॉस है वो तो आपको पता चल ही जाएगा, राइट। इस केस में आपके लिए क्या इजी रहेगा, दैट इज़ कि आप इस ज़ीरो पीरियड वाली वैल्यू को फर्स्ट ईयर पे लेके जाओ, या सेकंड पे लेके जाओ, या थर्ड पे लेके जाओगे, या फोर्थ पे लेके जाओगे, या फिफ्थ पे लेके जाओगे। एक तो सबसे पहला सवाल तो आपका यही रहेगा, राइट। क्योंकि कंपेयर किससे करें, आप 5 साल में बेनिफिट मिलेगा तो सारे बेनिफिट्स कंसिडर करने चाहिए, राइट। यानी कि अगर इस 2 करोड़ को मैं लेके जाऊँ फर्स्ट ईयर पे तो भी ठीक नहीं है, सेकंड पे लेके जाऊँ तो भी ठीक नहीं है, थर्ड पे लेके जाऊँ तो भी ठीक नहीं है, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, कहीं पे भी ये वैल्यू अगर मैं लेके चली जाऊँगी और उसे कंपेयर करूँगी तो ये ठीक तो नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, पॉइंट क्या है, बेनिफिट आपका 5 साल में हो रहा है, तो आपको ये 5 बेनिफिट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट ईयर में आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेके जाना पड़ेगा 5th ईयर पे, सेकेंड वाले को भी लेके जाना पड़ेगा 5th ईयर पे, थर्ड वाले को भी लेके जाना पड़ेगा 5th ईयर पे, 4th ईयर वाले को भी लेके जाना पड़ेगा 5th ईयर में, और 5th ईयर तो 5th ईयर है ही,
राइट। यानी इन सब की आपको निकालनी पड़ेगी फ्यूचर वैल्यू, दैट विल बी द वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, यानी ये बेनिफिट आपको पता चल जाएगा कि 5 साल के टाइम पीरियड पे आपका कितना बेनिफिट हो रहा है। अब ये 0 पीरियड है, ये सारे बेनिफिट्स को आप लेके चले गए हो 5th ईयर पे। अब आप इन्हें अगर कंपेयर करोगे तो क्या वो सही होगा? आंसर इज़ नो। यानी 0 पीरियड वाले को भी आपको लेके जाना पड़ेगा 5th ईयर पे, यानी इसकी भी निकालनी पड़ेगी फ्यूचर वैल्यू 5 साल से और कंपेयर करेंगे, तब क्या निकलेगा हमारा? ट्रू बेनिफिट। ठीक है, अब इतना सारा कुछ करने से अच्छा हम क्या करें, ये जो सारे बेनिफिट्स थे हमारे, ठीक है, ये जो सारे हमारे बेनिफिट्स थे इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं 0 पीरियड पे। इन सब को लेके आ जाते हैं 0 पीरियड पे और कंपेयर कर लेते हैं 2 करोड़ से। दैट इज़ मच ईजियर। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? बेनिफिट निकल के आ जाएगा एज ऑन दी 0 पीरियड, एज ऑन डेट, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो अमाउंट। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें समझा दूंगी। फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू क्यों निकाली और प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाली। ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू होती क्या है, एक बार अच्छे से रिपीट कर देती हूँ। देखो, फ्यूचर वैल्यू मीन्स आज के 1 रुपये की 1 साल बाद वाली वैल्यू। ठीक है, ये 0 पीरियड वाले जो 1 रुपी है इसकी आगे आने वाले 1 साल बाद क्या वैल्यू होगी, दिस इज़ व्हाट फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, और जो 1 ईयर टाइम पीरियड पे ये जो 1 रुपीज़ हैं इनकी आज क्या वैल्यू होगी, अगर आप इसको खींच के लेके आ रहे हो, पुल करके लेके आ रहे हो 0 पीरियड पे, यानी इसकी वैल्यू आप निकाल रहे हो 0 पीरियड पे, दिस इज़ व्हाट कैलकुलेटिंग दी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अगर आप इसको पुश करके लेके जा रहे हो 1st ईयर एंड पे, यानी इस 1 रुपी की वैल्यू निकाल रहे हो आफ्टर दी 1 ईयर, दिस इज़ व्हाट फ्यूचर वैल्यू। राइट, अगर आप इसे पुल करके लेके आ रहे हो 0 पीरियड पे, दिस इज़ व्हाट प्रेजेंट वैल्यू। आई होप आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई होगी। कैलकुलेशन जो भी है वो हम बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल ये थ्योरी चैप्टर है, जितना मैं इसमें आपको इन डेप्थ बता सकती थी उतना मैंने आपको बता दिया। पॉइंट इज़ कि वेल्थ कैसे निकाली हमने, जो आगे आने वाले टाइम पीरियड में बेनिफिट्स हो रहे थे उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही थी उसमें से क्या माइनस किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ठीक है, निकल के क्या आया हमारा बेनिफिट, दैट विल बी आर वेल्थ। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब इन्होंने आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किस तरीके से मेजर करनी है उसके लिए भी 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं कि आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, यानी कि जो फाइनेंस मैनेजर है उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए while he is measuring the maximization of wealth। ठीक है, पहली चीज़ इन्होंने लिखी कैश फ्लो अप्रोच एंड नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये चीज़ आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो गोल ही नहीं होता हमारा। तो आपकी जो अप्रोच है वो आप इस बेस पे वेल्थ मेजर मत करो कि आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप इस बेस पे इनकी वेल्थ मेजर करो, जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ मेजर करो, कैश कितना आपकी कंपनी में आ रहा है। ठीक है, हमने बात करी थी नेट कैश फ्लो की, राइट। तो जो नेट कैश फ्लो है दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल यू आर मेजरिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। तो अप्रोच कौन सी होनी चाहिए, कैश फ्लो बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए आपकी। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है दैट मस्ट नॉट बी योर अप्रोच व्हाइल यू आर मेजरिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, राइट। इसके अलावा इन्होंने बोला कॉस्ट बेनिफिट आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कितनी कॉस्ट इनकर करने से आपका कितना बेनिफिट हो रहा है। यही चीज़ आपने अभी ऊपर पढ़ी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, राइट। इसके अलावा इन्होंने बोला यू नीड टू अप्लाई द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ऑफ कोर्स हमने देखा कॉस्ट एंड द बेनिफिट, हमने इसमें टाइम वैल्यू जो है वो भी अप्लाई किया है। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, टाइम वैल्यू का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कॉस्ट आज इनकर कर रहे हैं, ठीक है, आप ये देख रहे हो कि भाई आगे आने वाले 5 साल में मुझे 5 करोड़ रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है, आज मुझे सिर्फ 2 करोड़ रुपीज़ देने हैं, और आप बोल दो कि हमारा तो जो नेट बेनिफिट है दैट इज़ 3 करोड़ रुपीज़ जो हमने अभी डिस्कस किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आप टाइम वैल्यू को भी कंसिडर करो कि आप पैसा आज दे रहे हो बट आपको जो रिसीव होगा पैसा दैट विल बी आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर 3 ईयर, यानी पार्ट में आपको पेमेंट्स रिसीव होंगी, बट आगे आने वाले टाइम पीरियड में पैसा आपसे आज मांगा जा रहा है। यानी कि आपको देखना चाहिए कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है आपके बेनिफिट को,
राइट। चलिए, आई होप आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब ये जो टेबल है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट में इन्होंने लिखा है स्टेक होल्डर्स जो है वो हायर करते हैं मैनेजर्स को और बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी को चलाइए, ठीक है। ऑफकोर्स जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास अल्टीमेट पावर है, राइट, वो हायर कर सकते हैं मैनेजर को, निकाल सकते हैं, राइट। इसलिए जो मैनेजर है वो अपना इंटरेस्ट साइड रख के पहले स्टॉक के जो प्राइजेज़ हैं उनको इंक्रीज़ करने पे ध्यान देता है, यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देता है, क्योंकि उसे पता है जिन बंदों ने उसे हायर किया है उनका ऑब्जेक्टिव इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और उनके पास अल्टीमेट पावर है, उनके पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो उसे हायर भी कर सकते हैं तो निकाल भी सकते हैं, राइट। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, मैनेजर पूरा अपना जो इंटरेस्ट है उसे साइड रखेगा, स्टॉक के प्राइजेस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट एफिशिएंट हुई तो स्टेक होल्डर्स की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब जो हमारे लेंडर्स होते हैं, जो कंपनी को पैसा उधार देते हैं, उनके जो राइट्स हैं वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड होते हैं। शेयर होल्डर्स के एक्शन से कोई भी फ़र्क उन पे तो नहीं पड़ रहा, राइट। उनकी तो जो वैल्यू है वो वैसी की वैसी रहेगी। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर्स के एक्शन, जो शेयर होल्डर्स ने जैसे मैनेजर को हायर किया, राइट, उनको जो ऑब्जेक्टिव दिया गया दैट इज़ दी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब शेयर होल्डर्स की वैल्यू तो बढ़ गई, राइट, शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ गई तो लेंडर्स की वैल्यू, ऐसा नहीं है कि जो आपके लोन की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, राइट। जो लेंडर्स ने जो भी वैल्यू दी हुई है कंपनी को दैट विल बी सेम, तो उनके ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, राइट। शेयर्स की वैल्यू मैक्सिमाइज हो गई, लेंडर्स की जो वैल्यू थी दैट विल कंटिन्यू, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो टोटल अगर फर्म की वैल्यू है तो फर्म की वैल्यू भी बढ़ रही है जैसे जैसे स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, फर्म की वैल्यू बढ़ गई, राइट। अब आप अगर सोसाइटी के लिए कोई कॉस्ट क्रिएट नहीं कर रहे, राइट, यानी कि आपका कोई ऐसा प्लांट आपने नहीं लगा रखा कि भाई सोसाइटी को बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है उसकी वजह से, राइट, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, आप वाटर पॉल्यूट कर रहे हो, एयर पॉल्यूट कर रहे हो, ऐसा कुछ आप नहीं कर रहे हो, राइट, यानी कि सोसाइटी के लिए आप कोई कॉस्ट क्रिएट नहीं कर रहे अगर, देन इन दैट केस आपकी जो सोसाइटल वैल्यू है दैट विल ऑल्सो बी मैक्सिमाइज्ड, ठीक है। आपको इतनी सी बात थी, समझ में आई होप आ गई होगी। वैल्यू ऑफ अ फर्म अगर आपको निकालनी है तो सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ फर्म मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो फर्म है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है तो आप क्या बोलोगे, कैसे बताओगे कि मार्केट वैल्यू क्या है? आप देखोगे कि शेयर का मार्केट प्राइस क्या है। मान लीजिए आपकी जो फर्म है, जो आपकी कंपनी है, उसके अंदर सिर्फ शेयर्स हैं, कोई डेट नहीं है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मार्केट प्राइस हमारे शेयर का है 100, टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं हमारी कंपनी में दैट आर ऑल्सो 100, तो टोटल 10,000 की हमारी मार्केट वैल्यू हो जाएगी ऑफ दी कंपनी, राइट। मार्केट वैल्यू ऐसी निकलती होगी ना, जो मार्केट प्राइस है ऑफ वन शेयर, ठीक है, आप वो लेते होगे, फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते होगे तो कंपनी की मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी आपको, राइट। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, एक शेयर की वैल्यू लेनी है मार्केट वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करना है विद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगी, राइट। मार्केट वैल्यू को ही हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। यानी कि आपके पास एक तरीका तो क्या हो गया कि अगर आपकी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ फर्म, आप नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए विद द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, दिस मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, राइट। यानी कि आप मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, राइट। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी में डेट भी है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट करना पड़ेगा। ऑफकोर्स इक्विटी भी है कंपनी में, डेट भी है, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी है, राइट। नाउ वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, अभी आपने सीखा, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इनटू नंबर्स ऑफ शेयर, आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। जिस फर्म में इक्विटी एंड डेट दोनों एग्जिस्ट करते हैं उसमें जब आपको टोटल कंपनी की वैल्यू निकालनी है तो आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट करना पड़ेगा। इन दैट केस ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था दैट विल बिकम द फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ इक्विटी, नॉट फॉर द वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है।
वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बन जाएगा ये, और वैल्यू ऑफ डेट आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, क्योंकि वैल्यू ऑफ डेट पे तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा होता, जितनी आपने ली होती है उतनी कितनी वैल्यू उसकी होती है, राइट। जितना डेट आपने लिया होता है, मतलब जितना भी आपने लोन लिया है, राइट, वो उतना ही एग्जिस्ट कर रहा होता है, दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ डेट। और वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये क्या था, वैल्यू ऑफ फर्म था जब कंपनी में डेट एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर डेट एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, दिस विल बी वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इन केस आपको ये समझ में नहीं आ रही है चीज़ें यहाँ पे, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाली चीज़ थी या फिर ये फॉर्मूलाज थे, सिंपल सी बात है, आगे आने वाले चैप्टर्स में यही सारी चीज़ें हैं, रिपीटेशन में हैं, और यही सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझनी पड़ेंगी वहाँ पे, ठीक है। तो मैं वहाँ पे आपको इन डेप्थ और एग्जाम्पल के साथ समझा दूँगी। यहाँ पे समझ आ गया, वेल एंड गुड, नहीं आया, थ्योरी चैप्टर है, इसको एज ए थ्योरी ही कंसिडर करके आगे आप मूव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि आपको जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, यानी क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ऑफकोर्स सबके अपने अपने एडवांटेज होते हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। अगर आपका गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आपको प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स आपका ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। एडवांटेज क्या है, आपको एक तो देखो कैलकुलेट करना ना प्रॉफिट बहुत आसान है, राइट। जितनी सारा आपका रेवेन्यू है उसमें से अपनी कॉस्ट हटा दो, एक्सपेंसेस हटा दो, प्रॉफिट निकल गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने आपको बोला है, जैसे मान लीजिए आपका कोई फाइनेंशियल मैनेजर है, ठीक है, उसने इस बार ये डिसाइड किया है कि जैसे जैसे आपके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं, अगर वो 10,000 से ऊपर की परचेज़ करते हैं तो हम उन्हें वाउचर देंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज़ हुआ उस डिसीजन की वजह से, दैट इज़ वेरी इजी टू डिटरमाइन, ठीक है, कि आपने इसी साल ये जो है ये डिसीजन लिया था और इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि लिंक करना आपस में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि भाई उस फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से कितना प्रॉफिट क्रिएट हुआ है, राइट। अब डिसएडवांटेज क्या है, आप सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स पे ध्यान देते हो, राइट। जैसे मैंने आपको वो प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी वाला जो एग्जांपल दिया था फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि मैंने आपको बोला था कि आप सिर्फ ये देखोगे कि प्रोजेक्ट ए आपको बेनिफिट देगा हर साल 10 लाख रुपीज़ का, जबकि आप ये नहीं देखोगे उस टाइम पे जब आपका जो गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, उस टाइम पे आप ये चीज़ इग्नोर कर दोगे कि जो प्रोजेक्ट बी है अगर आपने वो इम्प्लीमेंट कर दिया तो भले ही 5 साल तक वो आपको कोई भी बेनिफिट ना दे, बट आफ्टर 5th ईयर वो आपको प्रोजेक्ट ए से ज़्यादा बेनिफिट्स देने लगेगा। यानी कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म जो गेन्स है ना उस पर आप एम्फेसाइज करने लगोगे। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, आप रिस्क और अनसर्टेनिटी पे ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आप सिर्फ ये देखोगे कि हाँ इस प्रोजेक्ट ए से आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, प्रोजेक्ट बी से आपको बेनिफिट कम होगा, बट आप ये नहीं देखोगे कि प्रोजेक्ट बी में रिस्क भी कम है, राइट। प्रोजेक्ट ए में रिस्क ज़्यादा है, ऑफकोर्स जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा रिवॉर्ड, राइट। तो आप ये चीज़ें इग्नोर कर दोगे क्योंकि आपका गोल है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, राइट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप रिस्क वाला जो फैक्टर है, अनसर्टेनिटी है, वो आप इग्नोर कर दोगे। आप देखोगे इसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आप वो वाला प्रोजेक्ट चूज़ कर लोगे, राइट। नेक्स्ट इन्होंने आपको बोला है दैट यू इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ रिटर्न, ऑफकोर्स वो प्रोजेक्ट 10B वाला भी एग्जाम्पल बताया। लास्टली इन्होंने आपको बोला रिक्वायर्स इमीडिएट रिसोर्सेज, ऑफकोर्स अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है जल्दी से जल्दी तो उतने ही ज़्यादा आपको रिसोर्सेज भी एलोकेट करने पड़ेंगे, राइट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अगर आपका गोल है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आपके जो मार्केट वैल्यू है ऑफ शेयर्स दैट शुड इंक्रीज, ठीक है। आपको क्या चाहिए कि हाईएस्ट शेयर वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि आप किस पे एम्फोसाइज करते हो, लॉन्ग टर्म गेन्स पे एम्फोसाइज करते हो, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का भी ध्यान रखते हो, रिकॉग्नाइज करते हो टाइमिंग ऑफ रिटर्न, ऑफकोर्स अभी आपने पढ़ा आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे भी ध्यान देना है, यानी आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करनी है, आपको कैश फ्लो अप्रोच देखनी है, बट विथ द एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। तो आप क्या करोगे, रिटर्न्स की जो टाइमिंग है उस पर भी ध्यान आप दोगे। लास्टली इन्होंने बोला आप ध्यान देंगे कि शेयर होल्डर का जो रिटर्न है वो उसको मिलना चाहिए, राइट। डिसएडवांटेजेस क्या है, कोई रिलेशनशिप नहीं होती है बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजन एंड द बेनिफिट जो शेयर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है हमारा, राइट। मान लीजिए आपने कोई फाइनेंशियल डिसीजन लिया,
अब उसकी वजह से आपका मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हुआ है या किसी और इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से आपका प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, ये लिंक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कैन लीड टू मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अब आप उनको फोर्स कर रहे हो कि आप सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दो, राइट, सारी चीज़ें छोड़ दो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान नहीं देना है। तो चीज़ें क्या होगी ना, मैनेजर वगैरह बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि हाँ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे शेयर होल्डर्स को सिर्फ अपनी पड़ी है, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, एंशियस हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आ जाएगी। अब इन्होंने एक इलस्ट्रेशन आपको दी हुई है जिसमें ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंसिडर नहीं करता है। मान लीजिए ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं एक्स एंड वाई, इसमें आपको क्या दिया है, ये बेनिफिट दिया हुआ है। अगर आपकी अप्रोच सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली अप्रोच है तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट एक्स है उसमें बेनिफिट कम है, प्रोडक्ट वाई में बेनिफिट ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट वाई आप कंसिडर कर लोगे, ठीक है। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तब, लेकिन आप ये चीज़ को इग्नोर कर दोगे कि पॉसिबली जो प्रोडक्ट वाई है उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, ठीक है ना, तो चीज़ें स्टेक पे लग सकती हैं आपकी। तो आप क्या करोगे, आपका अगर ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है तो आप प्रोडक्ट वाई चूज़ करोगे, प्रोडक्ट एक्स जो है उसको आप इग्नोर कर दोगे, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात इन्होंने ये इलस्ट्रेशन में समझाई हुई है। नेक्स्ट इन्होंने आपको जो फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हुई हैं, जिसमें जो फर्स्ट वन इन्होंने लिखा है दैट इज़ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, यानी कि ये डिटरमाइन करना कि फर्म में कितना पैसा एम्प्लॉय होना चाहिए, यानी ये जो कंपनी है इसके डे टू डे ऑपरेशन स्मूथली रन कर सकें, ठीक है, जो फाइनेंसेस हैं वो प्रॉपरली मेंटेन हो सकें, उसके लिए कितना पैसा इस कंपनी में एम्प्लॉय करना चाहिए, कितना पैसा हमें उधार लेके आना चाहिए या इक्विटी वालों से मंगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, हमारा फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव। चलिए, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑफ कोर्स जो पैसा है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होगा कौन डिसाइड करता है। थर्ड, फाइनेंशियल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, यानी कि कितना पैसा कहाँ से आपको पैसा जो है वो फाइनेंस करना है, राइट, कितने फंड्स कहाँ से लेके आने हैं, दैट इज़ योर कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे कि मान लीजिए इक्विटी है, डेट है, प्रेफरेंस है, राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, राइट, तो क्या होगा, ये कंबाइंडली इसको क्या बोलते हैं, हमारी कैपिटल है, दिस इज़ व्हाट कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो ये जो कैपिटल है इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कितना पैसा इक्विटी में होगा, कितना डेट से हम लेके आएंगे, कितना प्रेफरेंस वाले लेके आएंगे, दैट इज़ व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये डिसाइड कौन करता है, हमारा फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव। चलिए, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि जैसे हमारा वर्किंग कैपिटल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल है, उसे किस तरीके से मैनेज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो ये भी चीज़ किसको मैनेज करनी है, हमारे फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव को। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट भी कौन देखता है, हमारा फाइनेंशियल मैनेजर, ऑफकोर्स, क्योंकि देखो पॉइंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या है, जो हमारे असेट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है या फिर अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो जो रिस्क मैनेज वाला काम है ऑफकोर्स वो भी कौन करेगा, हमारा फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट इन्होंने आपको रोल बताया हुआ है ऑफ फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे कंपेयर करके बताया। ऑफकोर्स देखो वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा इमर्ज हो चुका है, पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती होंगी ऑफ द मैनेजर, ऑफकोर्स दैट मस्ट हैव बीन चेंज्ड बाय नाउ। तो पॉइंट क्या है, इन्होंने कहा कि पहले वो क्या काम करते थे और अब क्या करते हैं। बजट बनाना, ऑफकोर्स जो फाइनेंस मैनेजर है उसी का काम है बजट्स बनाना, राइट, कितना पैसा कहाँ पे जाएगा, कहाँ से आएगा, बजट बनाना किसका काम है, फाइनेंस मैनेजर का काम है। फॉरकास्ट करना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फॉरकास्टिंग भी करते हैं फाइनेंशियल मैनेजर, कि आगे आने वाले टाइम में कहाँ कहाँ से पैसा रिसीव होगा, कहाँ कहाँ पैसा पे होगा, तो हमारा नेट कैश फ्लो कितना आएगा। इसके अलावा अकाउंटिंग करते थे पहले, अब क्या है, जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन है उसे भी मैनेज करते हैं, राइट, क्योंकि वो भी एक फाइनेंशियल ही एस्पेक्ट है, तो उसको भी मैनेज कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजर भी उसको मैनेज करता है। नेक्स्ट, कैश मैनेजमेंट करते थे, अभी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या है, जैसे कस्टमर कितना प्रॉफिट देगा, मान लीजिए आप किसी कस्टमर के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगा रहे हो, रिसोर्सेज लगा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि वो एक बार आया है, अब वो इसके बाद नहीं आने वाला, ठीक है, तो यानी कि आप अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, ये कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी इज़ ज़ीरो,
बट यू आर स्टिल वेस्टिंग योर रिसोर्सेज ओवर दैट कस्टमर, ठीक है। या फिर कोई प्रोडक्ट है, आपको लग रहा है कि आप अभी उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दोगे बट इतना बेनिफिट वो नहीं देगा, तो ये सारी जो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है ये भी आप फाइनेंशियल मैनेजर करता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती थी वो प्रिपेयर करते थे, अब क्या है ये प्राइसिंग की एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्राइसिंग की एनालिसिस की, जो कस्टमर में जो जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है तो आधे कस्टमर तो इसीलिए नहीं खरीद रहे कि उसका प्राइस ठीक नहीं है, तो उसको प्राइस को ठीक करना, कॉस्ट कटिंग करना, ये सारी जो प्राइसिंग एनालिसिस है ये भी अब कौन करता है, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा क्वार्टरली, एनुअल फाइलिंग्स, टैक्स फाइलिंग्स, ट्रैकिंग अकाउंट्स पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल कि भाई पैसा दे दो या फिर पैसे देने हैं, ये सारी चीज़ों को ट्रैक करना भी इन्हीं का काम था। और जो ट्रैवल और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस थे ये सब भी मैनेज कौन करता था, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव। अब क्या है, आउटसोर्स करना है या नहीं कोई भी काम वो भी डिसाइड करते हैं। आईटी फंक्शन को भी थोड़ा ओवरसी करते हैं, एचआर फंक्शन को भी ओवरसी करते हैं। ओवरसी मीन सुपरविजन वाला काम, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, समटाइम्स ओवरसीइंग दिस फंक्शन की भाई स्ट्रैटेजी किस हिसाब से बनाई जा रही हैं फॉर दी कंपनी एंड दी बिजनेस, राइट। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें आप फाइनेंशियल मैनेजर देखते हैं। अब बोला क्या, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी का बेसिकली मतलब होता है कि आपकी जो फर्म है, आपका जो बिज़नेस है, उसमें इतना कैश इनफ्लो है ही नहीं कि अगर उसे डेट्स पे करने हैं, ठीक है, फाइनेंशियल डेट पे करने हैं, टाइम आ गया, मान लो डिबेंचर्स जो थे वो 10 साल के लिए, नाउ दी कंपनी हैज़ टू रीपे दिस डेट, ठीक है, लेकिन कंपनी के पास इतना कैश ही नहीं है कि वो रीपे कर सके, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इंसॉल्वेंसी। तो पॉइंट क्या है, ये गलती किसकी है, फाइनेंशियल मैनेजर की एक तरीके से गलती है कि वो इफ़िशिएंटली जो है कैश को मैनेज कर ही नहीं पाया, ठीक है ना। जो कैश है वो कंपनी में कम है, जो कैश फ्लोस थे वो सही से मैनेज नहीं हुए, इसलिए कंपनी में अब कैश कम है फाइनेंशियल डेट्स को रीपे करने के लिए। यानी कि अब कंपनी को बेसिकली करना क्या पड़ेगा, अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप डेट को बोल दोगे कि डेटर्स को बोल दोगे कि भाई ठीक है आप पैसे नहीं मिल सकते, कैश ही नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा, आपकी ऑब्लिगेशन है, आपको पे करना पड़ेगा। तो कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तो अब क्या करना पड़ेगा, कंपनी को अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे कम प्राइजेस पे और वो जो डेट था उसे रीपे करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए, इसके अलावा हमारा लास्ट टॉपिक है एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट। देखो प्रॉब्लम क्या है, एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम का मतलब क्या है, देखो जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं, ऑनर ऑफ द कंपनी। इनके अंडर कौन काम करते हैं, मैनेजर्स, ठीक है। तो मैनेजर्स क्या हुए, ऑनर्स के एजेंट्स हुए, राइट। प्रॉब्लम क्या होगी, ये जो मैनेजर्स हैं ये एजेंट्स हैं, राइट। तो जो प्रॉब्लम है बिटवीन देम मस्ट बी द एजेंसी प्रॉब्लम, राइट। कि ये जो एजेंट का रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑनर एंड द मैनेजमेंट, ये जो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है इसमें जो प्रॉब्लम अराइज होगी दैट इज़ द एजेंसी प्रॉब्लम। पर वो प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम ये है कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने पर्सनल गोल्स को प्रायोरिटाइज करेंगे रेदर देन प्रायोरिटाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स, द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। यानी वो क्या करेंगे, जो उनका पर्सनल गोल्स है ना वो अचीव करने की कोशिश करेंगे रेदर देन जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द एजेंसी प्रॉब्लम। और इस एजेंसी प्रॉब्लम को, मतलब ये एजेंसी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एजेंसी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है किसको, शेयर होल्डर्स को। ऐसा क्यों, देखो उनको क्या करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, बंदे अपॉइंट करने पड़ेंगे ताकि वो ओवरसी करे क्या, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। ऐसा ना हो रहा हो कहीं कि मैनेजर्स अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हों, अपने पर्सनल गोल्स को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हों, ठीक है। यानी क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट बॉन्ड करनी पड़ेगी शेयर होल्डर्स को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। मैनेजर्स को उनका जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए मान लीजिए कुछ ट्रेनिंग सेशंस कराने पड़ेंगे या कोई सुपरवाइजर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, कोई बंदे अपॉइंट करने पड़ेंगे कि हाँ भाई इनको देखते रहना ये क्या करते हैं, ठीक है। या जो इनके डिसीजंस हैं, राइट, किस बेस पर डिसीजन ले रहे हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के ले रहे हैं डिसीजंस या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रख के ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट एजेंसी कॉस्ट एंड एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम क्या है कि कहीं मैनेजर्स अपने पर्सनल गोल पे ध्यान ना दे रहे हों, और एजेंसी कॉस्ट क्या है कि ऐसा ना हो रहा हो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या शेयर होल्डर्स को कॉस्ट बॉन्ड करनी पड़ रही होगी। आई होप आप लोगों को
ये जो पॉइंट था ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चैप्टर में इतना ही था। जो भी हमारी सारी डिस्कशंस थी मैंने आपको सब कुछ इन डेप्थ ही बताया है, हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, पढ़ाने का तरीका भी ठीक लगा होगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर की जो क्वेश्चंस हैं वो एज सच कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएंगे। MCQs एज वेल एज जो भी टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, आप खुद से सॉल्व करना, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बता दिया कि लिंक है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप कनेक्ट करना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सिर्फ इसी चैप्टर के लिए मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चंस आप खुद से कर लेना, बाकी जितने सारे चैप्टर्स हैं उस ICAI स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।